स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। आज हम नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की बात करेंगे। क्या था ये? बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है। मैंने ये पहले भी बताया कि हिस्ट्री और लिटरेचर साथ साथ चलते हैं। बिना हिस्ट्री को समझे लिटरेचर को समझना लगभग नामुमकिन है। 1066 में ये घटना हुई थी। वाइकिंग का राज पूरी तरह चला गया था और बहुत सेंट्रलाइज हो गया था। पूरा इंग्लैंड, सारा कंट्रोल जो है वो नॉर्मन्स के कंट्रोल में आ गया था और यहीं से शुरू होती है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाई। क्यों ऐसा होता है देखते हैं आगे। नॉर्मन्स कौन थे? जी हाँ, वाइकिंग समाज के ही थे ये, लेकिन थोड़े उनसे अलग निकल गए थे। उन्होंने फ्रेंच जैसे लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था। उनका चीफ था रोलो नाम का। वो सबसे बड़ा पहले ड्यूक कहलाया नॉर्मन्स का। इन्होंने भी फ्रेंच बोलना सीख लिया था क्योंकि फ्रेंच के ऊपर राज करना था इनको। इनके ड्यूक्स होते थे, मतलब जो उनके चीफ होते थे उनको ड्यूक कहा जाता था। और यहाँ से ही उन्होंने फ्रांस के ऊपर पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश करी। करते करते ये आधा फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया था इंग्लैंड के साथ साथ इन्होंने। ये टोटल यूरोप का आप देख सकते हैं कि ये पहले का हिस्सा था। अब लाल वाला जो हिस्सा है वो सारा नॉर्मन्स का हो जाएगा, कुछ इस तरह। तो यहाँ पे इंग्लैंड है ऊपर, उसके साथ साथ उन्होंने फ्रांस के भी आधे हिस्से पे कंट्रोल कर लिया था। इन्होंने अपना किंगडम बहुत एक्सपेंड कर दिया था। सबको तोड़ते फोड़ते ये क्रश करते हुए जा रहे थे नॉर्मन्स। कई सारे बहुत बढ़िया बढ़िया मॉन्यूमेंट्स इन्होंने बना लिए थे, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स। उनका किंग था ड्यूक विलियम। विलियम जो था वो उसने राज किया इनके ऊपर, ठीक है। जब किंग एडवर्ड गुजर गया था उसके बाद किंग विलियम का राज आया। लेकिन किंग विलियम जो है वो उनका नाजायज़ बेटा था, इसलिए उसको हटा दिया था, लेकिन उसने कब्ज़ा कर लिया। लेकिन किंग एडवर्ड के बाद कौन किंग बना? किंग हैरल्ड। लेकिन लोगों का विरोध झेलना पड़ा उसको, और किंग विलियम जो कि इलेजिटिमेट सन था वो वहाँ पे राज करने लगा 1066 के बाद, जो कि बाहर से आया था। ये कब हुआ? जब बैटल ऑफ हेस्टिंग हुई, यानी कि जो 1066 में बैटल हुई उसके बाद ये ऐसा हुआ और पूरी तरीके से नॉर्मन्स ने कब्जा कर लिया। किंग हैरोल्ड मारा गया और ड्यूक किंग बन गया इंग्लैंड का। कुछ चित्र आप देख सकते हैं कि कैसे ये युद्ध लहरा गया होगा। पूरा कंट्रोल नॉर्मन्स के आने के बाद इन्होंने एक खास राजा रानी का सिस्टम बनाया, एक फ्यूडल सिस्टम बनाया, कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे कैटेगरी में आएगा। इनका सारा कंट्रोल अपने पास रखते थे, लोगों की डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी तैयार हो गई। इसके साथ साथ सारा कंट्रोल एक जगह आने के बाद बहुत सारा डेवलपमेंट भी हुआ। सेंट्रलाइज लीडरशिप थी, कई सारे कानून बनाए गए, मैग्ना कार्टा, पार्लियामेंट वगैरह सब ऑर्गेनाइज होने लगी। और यहीं से फ्रेंच जो है वो इंग्लिश में समाने लगी पूरी तरीके से। यही फ़र्क है बेओवुल्फ और कैंटरबरी टेल्स में। जहाँ बेओवुल्फ प्योर इंग्लिश में है, कैंटरबरी टेल में आपको फ्रेंच कनेक्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से इंग्लैंड और फ्रांस की लड़ाई भी चालू होती है, क्योंकि फ्रांस ने क्यों का कब्ज़ा था इंग्लैंड पे, वो नॉर्मन्स ने पूरा हथिया लिया था। यहाँ तक कि आधा फ्रांस भी इन्होंने कब्ज़े में ले लिया था नॉर्मन्स ने। ये रेड वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये पूरा नॉर्मन्स के कंट्रोल में आ गया था। तो यहाँ से लड़ाई चालू होती है और पूरा कंट्रोल ले लिया था। हालांकि फ्रेंच का भी बहुत इम्पैक्ट आता है और ये युद्ध बहुत समय तक चला। फिर यहाँ आगे जाके हिस्ट्री में कई सारे चेंजेस आए और इंग्लिश भी बहुत रिच हो गई इसकी वजह से। यहाँ से पूरी इंग्लिश लिटरेचर कह सकते हैं कि चेंज हुई, डेवलपमेंट आया इंग्लिश में। ये एक बहुत हिस्टोरिकल इवेंट है, अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है, जानना बहुत ज़रूरी था। ये था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।